मैं आज जिस जगह पर खड़ी हूं उस जगह पर खड़े होने पर 75 साल पहले की वो घड़ी याद आती है जब 15 अगस्त 1947 को आजादी के जश्न में शरीक होने के लिए लाखों लोग इस राजपथ पर इकट्ठा हुए थे। और उस दिन यानी 15 अगस्त 1947 को इस राजपथ पर तिल रखने की जगह नहीं थी। आजादी के जश्न में शामिल होने के लिए अगस्त की इस उमस वाली गर्मी में महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर पहुंची हुई थीं। गर्मी और बेहिसाब भीड़ के कारण बच्चे रोने लगते थे और उन बच्चों को खुली हवा का एहसास कराने के लिए उन्हें हवा में उछाल दिया जाता था। उस दिन सैकड़ों बच्चों और महिलाओं के लिए आजादी के जश्न में शामिल होने का कुछ यही तरीका था। हम आपको ये सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारे देश भारत ने बरसों के संघर्ष के बाद आजादी हासिल की। अंग्रेजों ने 200 साल तक भारत पर राज किया। इसी वजह से देशवासी हजारों कष्ट सहकर भी आजादी के जश्न को मनाने के लिए मतवाले थे। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद के गलियारे में तिरंगा झंडा लहराया। दोपहर में तिरंगा लहराया गया इंडिया गेट पर और उसके अगले दिन यानी 16 अगस्त 1947 को पहली बार लाल किले पर तिरंगा फहराया गया। सरजमीए हिंद पर तिरंगे का शान से फहराना हमारी आजादी का प्रतीक है और ये आजादी देश ने बरसों बरस के संघर्ष, बलिदान, आंदोलन और क्रांतियों से हासिल की है। इतिहास बताता है कि अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ आवाज आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होने लगी थी। अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ जो आग लगी वो शहरों से निकलकर गांवों और गलियों तक पहुंच गई। इस कड़ी में कई आंदोलन हुए, कई छोटे आंदोलन तो बड़ी आंदोलन की घटनाक्रम के छतरी तले हुए। लेकिन हमारे देश की आज की पीढ़ी बस कुछ बड़ी घटनाओं के संदर्भ में ही जानकारी रखती है। जी हाँ, इतिहास की किताबों में बड़े बड़े आंदोलनों का तो जिक्र है, लेकिन छोटे छोटे आंदोलनों को अभी भी ऐसा कहा जाता है कि वो कोहरे की चादर तले लिपटे हुए हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही आंदोलनों के बारे में बताने वाले हैं। आजादी की छोटी छोटी ऐसी 40 बहुत अहम कहानियां हैं जिनके एक एक धागे से इकट्ठा होकर आजादी की इमारत बुलंद हुई। आजादी की ये वो 40 कहानियां हैं जो आजादी के लिए और देश के लिए मर मिटने वाले सरफरोशों के लहू से लिखी गई हैं। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग, अमृतसर, पंजाब। पूरे देश में 1919 में आए रॉलेट एक्ट का विरोध तेज था। इसके तहत अंग्रेजी हुकूमत को संदेह के आधार पर गिरफ्तारी करने जैसे अधिकार मिले। पूरा पंजाब रॉलेट एक्ट के विरोध में उठ खड़ा हुआ। रेल, टेलीग्राफ, संचार साधनों को निशाना बनाया जा रहा था। कई जगह हालात नाजुक थे। गांधी जी ने इसे काला कानून कहा। ऐसी हालत में पंजाब के स्वर्ण मंदिर के पास जालियांवाला बाग में रविवार 13 अप्रैल 1919 यानी बैसाखी के दिन लोगों का जमावड़ा शुरू हुआ। अंग्रेजों को गदर की आशंका थी। हर तरह की मीटिंग पर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन प्रतिबंध के बावजूद अपने नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को सुनने के लिए हजारों लोग जलियांवाला बाग में जुटे। जलियांवाला बाग 200 बाई 200 यार्ड का मैदान था, जिसके चारों तरफ 10 फीट ऊंची दीवार थी। बाहर निकलने का सिर्फ एक ही सकरा रास्ता था। शाम 5:30 बजे 13 अप्रैल 1919 पंजाब के एक्टिंग मिलिट्री कमांडर जनरल डायर शाम 5:30 बजे जलियांवाला बाग में दाखिल हुआ। उसके साथ गोरखा रेजिमेंट के 50 जवान थे। सभी के पास .303 एनफील्ड राइफल थी। इस फौजी टुकड़ी ने जलियांवाला बाग के प्रवेश के लिए इकलौते संकरे रास्ते पर कब्जा कर लिया। डायर पूरी तैयारी से आया था। उसके साथ 2 आर्म्ड गाड़ियां थी जिस पर मशीन गन लदे थे। बाग में दाखिल होते ही जनरल डायर ने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने उधर गोलियां दागी जिधर सबसे ज्यादा भीड़ थी। किसी को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला।
अंग्रेजी हुकूमत ने इस कत्लेआम को दबाने की कोशिश की। मौत का आंकड़ा सिर्फ 150 बताया गया, लेकिन जलियांवाला नरसंहार में 1500 से भी अधिक लोगों को गोलियों से भून दिया गया। यह अंग्रेजी हुकूमत के दौरान सबसे विभत्स और बर्बर वारदात थी। जलियांवाला बाग कांड के बाद पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ माहौल बन गया। देश की जनता अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज बुलंद करने के लिए तैयार हो गई। 1920 में जलियांवाला बाग कांड हुआ और उसके बाद चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन के उपसंहार की वजह बना। वहां हो गई थी हिंसा। गांधी जी ने इस वजह से असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। हालांकि कांग्रेस के अंदर चित्तरंजन दास मुंशी और मोतीलाल नेहरू आंदोलन वापस लिए जाने के पक्ष में नहीं थे। चौरी चौरा को अंग्रेजों ने कांड का नाम दे दिया, लेकिन अब भारत सरकार ने चौरी चौरा को 40 अहम आंदोलनों में शामिल कर दिया है। क्या है चौरी चौरा का इतिहास, आप भी देखिए। वो दौर था 1 अगस्त 1920 में शुरू हुए असहयोग आंदोलन का। पहली बार महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश अंग्रेजी हुकूमत से टकरा रहा था। आवाम के हथियार थे अहिंसा, सत्याग्रह और असहयोग। पहली बार आजादी का आंदोलन राष्ट्रीय फलक का हिस्सा बन रहा था। आंदोलन कुछ नेताओं और कुछ शहरों की चौहद्दियों को लांघकर हिंदुस्तान की आम जनता और छोटे छोटे कस्बों और गांवों तक पहुंच रहा था। इसी कड़ी में एक तारीख आई, 4 फरवरी 1922, चौरी चौरा, गोरखपुर, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश। गोरखपुर शहर से 26 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की तरफ एक कस्बा है चौरी चौरा। 4 फरवरी को चौरी चौरा के कुछ आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश आर्मी के पूर्व फौजी भगवान अहिर के नेतृत्व में बैठक की और पास के मुंडेरा बाजार तक जुलूस निकालने का फैसला किया। अंग्रेजों की पुलिस ने करीब 2500 आंदोलनकारियों को जुलूस निकालने से रोका। इस दौरान पुलिस और आंदोलनकारियों में झड़प हुई। पुलिस ने भीड़ पर गोली चला दी, जिसमें कुछ लोग मारे गए और कई घायल हुए। इसके बाद के लिए अंग्रेजों ने हर तरीका इख्तियार किया। निहत्तों पर गोलियां चलवाई गईं। महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। साल 1930 में जलियांवाला बाग जैसा एक और नरसंहार अंग्रेजों ने किया, बस जगह दूसरी थी। इस बार जगह पेशावर थी। सेना को इस्तेमाल कर अंग्रेजों ने गोलियों से मासूमों पर गोलियां बरसाईं। किसी को भी बख्शा नहीं गया। ये पेशावर में हुआ और इसे इतिहास में किस्सा ख्वानी बाजार के नाम से जाना जाता है। 6 अप्रैल 1930, डांडी, गुजरात। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का ऐलान कर दिया। देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ जुलूस प्रदर्शन होने लगे। गांधी जी के संघर्ष में अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार आंदोलन शुरू किया। गफ्फार खान ने 23 अप्रैल को पेशावर पहुंचकर प्रदर्शन की जानकारी अंग्रेजी हुकूमत को दे दी, लेकिन गफ्फार खान पेशावर पहुंचते उससे पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गफ्फार खान की गिरफ्तारी के विरोध में जनता सड़क पर उतर आई। गफ्फार खान को अंग्रेजों ने पेशावर के काबुली गेट थाना ख्वानी बाजार में कैद कर रखा था। खुदाई खिदमतगारों का हुजूम इसी थाने का घेराव कर प्रदर्शन करने लगा। आंदोलन की आग कुछ ही देर में पूरे पेशावर में फैल गई।
किस्सा ख्वानी बाजार थाने की तरफ जन सैलाब उमड़ने लगा। अंग्रेज हुकूमत इस आंदोलन से इतना डरी कि पेशावर में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। शहर में सेना बुला ली गई। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर के ख्वानी बाजार में अंग्रेजों ने खूनी कोहराम की योजना पहले से बना ली थी। पेशावर बुलाए गए रॉयल गढ़वाल राइफल्स के जवानों को भीड़ को कुचल देने का ऑर्डर दिया गया। जिस भीड़ में बच्चे, बूढ़े, महिलाएं भी थीं, ये शांतिपूर्ण तरीके से अपने नेताओं की रिहाई की मांग कर रहे थे। लेकिन जैसे ही अंग्रेज कमांडर ने गढ़वालीज ओपन फायर कहा, एक आवाज आई, गढ़वाली सीज फायर। ये ऑर्डर चंद्र सिंह गढ़वाली ने दिया, जिसके बाद रॉयल गढ़वाल राइफल्स के जवानों ने बंदूक झुका ली। लेकिन अंग्रेजों का इरादा नहीं बदला। गढ़वाल राइफल्स के बागी जवानों को फ्रंट से फौरन हटा दिया गया। अंग्रेज सैनिकों के जरिए ख्वानी बाजार में खून खराबा शुरू हुआ। आंदोलनकारियों को पहले बख्तरबंद गाड़ियों से कुचला गया, फिर अंधाधुंध फायरिंग कर अंग्रेजों ने पेशावर में लाशें बिछानी शुरू कर दी। नोबेल पुरस्कार विजेता इतिहासकार जीन शार्प के मुताबिक पेशावर में 23 अप्रैल की तारीख को तकरीबन 6 घंटे बारूद बरसाया गया। अंग्रेजों ने इस नरसंहार में कुल 20 मौत बताई, जबकि कहा जाता है कि पेशावर कांड में करीब 2000 की जान गई। पेशावर नरसंहार ने ब्रिटिश हुकूमत के क्रूर चेहरे को बेनकाब किया। किंग जॉर्ज 6 ने इस केस की जांच करवाई। अंग्रेजों ने ख्वानी बाजार नरसंहार की जांच का जिम्मा लखनऊ के मुख्य न्यायाधीश नेमतुल्लाह चौधरी को सौंपी। जांच के दौरान उन्हें तरह तरह के प्रलोभन दिए गए। जस्टिस को सर, नाइट और लॉर्ड की उपाधियों का उपहार सम्राट की तरफ से ऑफर हुआ, लेकिन जस्टिस नेमतुल्लाह ने सारे ऑफर ठुकराकर इस नरसंहार के लिए अंग्रेज कमांडर को दोषी ठहराया था। अंग्रेज जितने बर्बर थे उतने ही धूर्त भी थे। उन्होंने झूठ के पुलिंदे को इतिहास की शक्ल देकर बच्चों को पढ़ाया। उन्होंने अपने बच्चों के दिमाग में हिंदुस्तान और यहाँ की जनता के खिलाफ जहर भर दिया। अंग्रेजों के बर्बर कुचक्र ऐसे हैं जो सिहराने वाले हैं। अंग्रेजों के झूठ का एक ऐसा है स्मारक कोलकाता में है, हॉलवेल स्मारक, जिसकी कहानी बेहद खौफनाक है। बीबीडी बाग, कोलकाता। इस जगह का नाम कई दफे बदला, लेकिन पहचान कोई नहीं बदल पाया। आजादी के आंदोलन के कई अहम अध्याय इस जगह लिखे गए। कोलकाता के इस पवित्र धाम की मौजूदा पहचान 3 स्वतंत्रता सेनानियों से है, जिनके नाम बिनोय, बादल, दिनेश हैं, जिन्होंने 8 दिसंबर 1930 को क्रूर अंग्रेज अफसर NS सिम्पसन को करनी की सजा दी थी। सिम्पसन्स को राइटर्स बिल्डिंग में गोलियों से भूनकर शहीद हुए तीनों सेनानियों के नाम से जो जगह जानी जाती है, उसका इतिहास बेहद भयानक है। बात उन दिनों की है जब अंग्रेज इस देश में कारोबारी बनकर आए थे। तब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे। नवाबों ने अंग्रेजों के आगे झुकने से इनकार कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर हमला कर दिया। वो 16 जून 1756 की तारीख थी। नवाब की सेना ने कोलकाता को घेर लिया था। अंग्रेज गवर्नर जॉन ड्रेक अपने कमांडर, अपने परिषद के ज्यादातर सदस्यों, महिलाओं और बच्चों के साथ हुगली नदी पार कर भाग गया। कोलकाता गैरिसन को काउंसिल के एक जूनियर सदस्य जोनाथन हॉलवेल के जिम्मे छोड़ दिया गया। इसी जोनाथन हॉलवेल ने खुद को महान साबित करने के लिए एक मन गढ़ंत कहानी गढ़ी। हॉलवेल ने नवाब सिराजुद्दौला के बंदी होने के दौरान एक काल कोठरी की कल्पना की। हॉलवेल के मुताबिक नवाब सिराजुद्दौला के कब्जे में 146 अंग्रेज थे,
जिन्होंने 18 फीट गुना 14 फीट की कोठरी में ठूंस दिया गया। इस काल कोठरी में सिर्फ 2 छोटी खिड़कियां थी। इस काल कोठरी में सिर्फ 3 या 4 कैदी ही रखे जा सकते थे। हॉलवेल ने दावा किया कि इस काल कोठरी में दम घुटने से सैकड़ों अंग्रेज मर गए। बाद में इस झूठी कहानी को सच साबित करने के लिए हॉलवेल ने कोलकाता में एक स्मारक बनाया। कोलकाता के डलहौजी स्क्वायर पर बने इस स्मारक की हकीकत पूरा बंगाल जानता था। हॉलवेल के दावे का कोई सबूत नहीं मिला। जितने सबूत मिले उनसे साबित हुआ कि सभी अंग्रेज नवाब की सेना से युद्ध में मारे गए। लेकिन इसी इतिहास को अंग्रेजी किताबों के जरिए इंग्लैंड में पढ़ाया जाने लगा। लेकिन जब आजादी के आंदोलन ने जोर पकड़ा तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हॉलवेल स्मारक को जमींदोज करने की ठान ली। जून 1940 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे ही जेल से छूटे, उन्होंने खुद इस बात का ऐलान कर दिया कि वो हॉलवेल स्मारक को तोड़ने खुद ही चले जाएंगे। इस बात से अंग्रेज इतने घबरा गए कि दोबारा से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अंग्रेजों का ये दाव उल्टा पड़ गया। नेताजी की गिरफ्तारी के बाद से उग्र प्रदर्शन होने लगे। अंग्रेज हुकूमत को नेताजी के आगे झुकना पड़ा। लेकिन चालबाजी दिखाते हुए हॉलवेल स्मारक को डलहौजी स्क्वायर से ब्रिटिश सरकार ने चर्च में शिफ्ट कर दिया। पूरी दुनिया के इतिहास में ऐसी मिसाल एक भी नहीं है कि विजेता ने अपने विजय स्तंभ को खुद हटा दिया हो, वो भी उस लीडर के डर से जो जेल में बंद रहा हो। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सिर्फ एक मुल्क तक ही सीमित नहीं था, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में बसे भारतीय भी इस आंदोलन का हिस्सा थे। गदर पार्टी इन्हीं में से एक थी। 15 जुलाई 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन हुआ था। सोहन सिंह भाकना, करतार सिंह और लाला हरदयाल जैसे लीडर इस पार्टी की पहचान थे। तेईस मई 1914 वैंकूवर, कनाडा। कोलकाता में कोमागाटामारू जहाज पर सफर कर 376 भारतीय वैंकूवर पहुंचे। अंग्रेज हुकूमत के अत्याचारों से आज़ी आकर इन्होंने वतन छोड़ा था। इस जहाज को गदर पार्टी से जुड़े गुरदीत सिंह ने किराए पर लिया था। बंदरगाह पर पहुंचते ही कनाडा ने 376 में से सिर्फ 24 को वैंकूवर में उतरने की इजाजत दी। बाकी मुसाफिरों को भारत लौट जाने के लिए कहा गया। वैंकूवर से चला कोमागाटामारू जहाज 6 महीने बाद दोबारा कोलकाता पहुंचा। बजबज बंदरगाह पर अंग्रेज फौज उनका इंतजार कर रही थी। अंग्रेज अफसरों ने जहाज में सवार लोगों को पंजाब जाने के आदेश दिए। बाबा गुरदीत सिंह को अंग्रेज गिरफ्तार करना चाहते थे। इसका विरोध हुआ तो अंग्रेजों ने जहाज पर गोलियां चलवा दी। 20 से ज्यादा सिख मारे गए। कोमागाटामारू नरसंहार ने आजादी की लड़ाई को प्रचंड कर दिया। 12 फरवरी 1915 को विदेशों में रह रहे गदर पार्टी के नेताओं ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का ऐलान कर दिया। विदेश से हथियारों के साथ क्रांतिकारी भारत लौटने लगे। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का प्लान बना। रास बिहारी बोस को गदर पार्टी की कमान सौंपी गई। पूरी रणनीति को मियां मीर, फिरोजपुर, मेरठ, लाहौर और दिल्ली की फौजी छावनियों में लागू किया गया था। कोहाट, बन्नू और दीनापुर में भी विद्रोह उसी दिन होना था। क्रांतिकारियों का मकसद अंग्रेजों को टोटल सरेंडर करवाने का था, लेकिन सेना में विद्रोह के प्लान की भनक अंग्रेजों को लग गई। इन छावनियों से हथियार हटा लिए गए। बारूद के गोदामों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद गदर पार्टी के क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर फांसी दी जाने लगी। 30 मार्च 1916 को 4 नेताओं को फांसी की सजा दी गई और 45 को उम्र कैद।
गदर आंदोलन के सिपाहियों पर सितम ने देश के नौजवानों का खून खौला दिया। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने गदर आंदोलन से प्रभावित होकर अंग्रेजों से लोहा लिया। अंग्रेजी राज से पहले केरल का मलाबार इलाका मैसूर रियासत के अंतर्गत पड़ता था। यहां पर अंग्रेजों ने टिप्पू सुल्तान को हराकर अपना राज कायम किया। इस इलाके में रहने वाले मलयाली मुसलमानों को मोपला कहा जाता है। मोपला ज्यादातर छोटे व्यापारी और छोटे किसान थे। वहीं दूसरी तरफ बड़े किसान और बड़े व्यापारी उच्च वर्ग के हिंदू थे, जिनके यहाँ मोपला बटाईदार या काश्तकार के तौर पर काम किया करते थे। अंग्रेजी हुकूमत से त्रस्त आकर मोपला मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तेईस दिसंबर 1926 दिल्ली। भारतीय हिंदू शुद्धि सभा के आश्रम में स्वामी श्रद्धानंद से एक अजनबी ने मुलाकात का वक्त मांगा। स्वामी श्रद्धानंद की तबीयत नासाज थी। निमोनिया ने उन्हें बहुत बीमार बना दिया था। इस हालात में भी उन्होंने समाज सेवा की चर्चा के लिए अजनबी से मुलाकात की हामी भर दी। भेष बदलकर आए उस अजनबी ने स्वामी श्रद्धानंद पर गोली दाग दी। अंग्रेजी राज में आर्य समाज के संत की हत्या करने वाले का नाम था अब्दुल राशिद। स्वामी श्रद्धानंद का हत्यारा उनके अभियान से खफा था। स्वामी श्रद्धानंद मोपला विद्रोह के दौरान धर्म परिवर्तन के खिलाफ अभियान चला रहे थे। केरल के मालाबार का ये वही मोपला विद्रोह है जिसका इतिहास अपने अपने हिसाब से नेताओं ने लिखवाया। लेकिन इस विद्रोह का आगाज अंग्रेजों से आजादी की मांग के लिए हुआ था। मोपला विद्रोह शुरुआत में अंग्रेजों के खिलाफ था, जिसका समर्थन महात्मा गांधी ने किया था। आंदोलन के बड़े नेता के तौर पर ली मुसलियार थे। मालाबार में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन अचानक कुछ घटनाओं से हिंसक होता गया। इसमें 20 अगस्त 1921 की तारीख का वाकया सबसे अहम था। इस दिन अंग्रेजों की पुलिस फोर्स वडाक्यवट्टील मोहम्मद को गिरफ्तार करने पहुंची थी। अपने लीडर की गिरफ्तारी के विरोध में 2000 मोपलाओं ने अंग्रेजों पर धावा बोल दिया। उस रोज तो अंग्रेज बैकफुट पर चले गए, लेकिन अगले दिन पूरी तैयारी के साथ अंग्रेज फोर्स तिरुरंगदी की मंबरम मस्जिद में घुस गई। धर्मस्थल में पुलिस के दाखिल होने पर फसाद हो गया। अंग्रेजों ने फायरिंग कर दी, जिसमें कई मोपला विद्रोही मारे गए। यहीं से पूरा मालाबार सुलग उठा। मोपला विद्रोहियों और अंग्रेजों के बीच भीषण संघर्ष शुरू हो गया। 19 नवंबर 1921 करीब 100 मोपला विद्रोहियों को ट्रेन के जरिए मालाबार से कोयम्बटूर भेजा जा रहा था। जहां रखा गया था वो माल ढोने की बोगी थी। 5 घंटे बाद जब बोगी का दरवाजा खोला गया, सभी मोपला विद्रोही मौत की नींद सो चुके थे। इस नरसंहार ने मोपला विद्रोहियों को भड़का दिया, लेकिन तभी अंग्रेजों ने बड़ी चाल चल दी। मोपला विद्रोह के बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर आंदोलन को मजहबी फसाद में तब्दील कर दिया। कहा जाता है कि मोपला विद्रोह के दौरान हजारों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ और हजारों हिंदुओं को धर्म बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके बाद आर्य समाज की ओर से शुद्धि आंदोलन चलाया गया। एक तरफ गांधी जी की अगुवाई में असहयोग आंदोलन और दूसरी तरफ शहर शहर अंग्रेजों की चूलें हिलाने वाली बगावत। अंग्रेजों को पहली बार डर तब लगा जब नौसेना ने विद्रोह कर दिया। रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी इसे कहा गया। ये ऐसा आंदोलन था जिसने कराची से लेकर कलकत्ता तक अंग्रेजों के दिलों में खौफ भर दिया। क्यों हुआ था यह विद्रोह और इसका असर क्या हुआ, आइए देखें।
18 फरवरी 1946 गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। मुंबई बंदरगाह पर मौजूद रॉयल इंडियन नेवी के जहाज पर 127 नौसैनिक सुबह नाश्ते के टेबल पर थे। टेबल पर नाश्ता लगा, लेकिन किसी नौसैनिक ने नाश्ते को छुआ तक नहीं। अंग्रेज अफसरों ने जब सख्ती की तो सारे जवान भड़क उठे। मामला इतना बढ़ा कि सभी नौसैनिकों को मुंबई के येरवडा जेल में बंद कर दिया गया। यहां अंग्रेज अफसरों ने मामले को खत्म मान लिया, लेकिन यह भूल थी। अपने साथियों की गिरफ्तारी से भड़के नौसैनिकों ने गेटवे ऑफ इंडिया और ताजमहल होटल के करीब रॉयल नेवी के कोस्टल ब्रांच में तमाम अंग्रेज अफसरों को उनके कमरे और टॉयलेट में बंद कर दिया। जंगी जहाजों पर तैनात नौसैनिकों ने सारे हथियार लूट लिए। रॉयल इंडियन नेवी में शामिल बावर्ची, सफाई कर्मचारी, खाना परोसने वाले और यहां तक कि सैनिक बैंड के सदस्यों ने हथियार लूट लिए। देखते ही देखते विद्रोह इतना बड़ा हो गया कि चेन्नई से कराची तक नौसेना में बगावत हो गई। लेकिन नौसेना के इस विद्रोह को गांधी जी का समर्थन हासिल नहीं हुआ। पंडित नेहरू ने भी खुद को इस विद्रोह से अलग रखा, लेकिन नौसेना के विद्रोह में पूरे देश में जगह जगह आंदोलन होने लगे थे। आंदोलनकारियों के खिलाफ सेना और पुलिस से बर्बर हमले करवाए गए। कराची बंदरगाह पर भीषण लड़ाई हुई, जिसके बाद एयरफोर्स में भी विद्रोह शुरू हो गया। बंबई के वायु सेना के पायलट और हवाई अड्डों के कर्मचारियों ने नस्ली भेदभाव के खिलाफ हड़ताल शुरू कर दी। हर तरफ हार का मुंह देख रहे अंग्रेजों ने तब खूंखार एडमिरल गेलफ्रेड को विद्रोह दबाने का जिम्मा सौंपा। एडमिरल गोल्फ्रेड ने दिल दहलाने वाले कारनामे अंजाम दिए। हमें आजादी बिना खड़ग, बिना ढाल के कतई नहीं मिली। स्वतंत्रता संग्राम के कई गुमनाम सिपाही भी हैं जिन्होंने अंग्रेजों को जैसे को तैसा जवाब दिया। आज़ादी का सशस्त्र आंदोलन छेड़ने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस को तो सब जानते हैं, लेकिन आज़ाद हिंद फौज की एक रेजिमेंट ऐसी भी है जिसकी शौर्य गाथा किताबों के आखिरी पन्नों में ही सिमटी हुई है। लेडी फ्रीडम फाइटर्स की कहानी अपने आप में हैरत अंगेज कर देने वाली है। 4 जुलाई 1943 सिंगापुर। चलो दिल्ली जहां मीनार कुतबी है, चलो दिल्ली निशाने हिंद को हम उस पे लहराएं, अपने खून से तारीख लिख जाएं, चलो दिल्ली जवानों हिंद को आजाद करवाएं। इस नारे के साथ आजाद हिंद फौज सिंगापुर से दिल्ली कूच करती। उससे पहले एक हैरत अंगेज बात हुई। आजाद हिंद फौज में एक नई रेजिमेंट बनाई गई। इस रेजिमेंट का नाम था रानी झांसी रेजिमेंट। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर बनी इस रेजिमेंट में सिर्फ महिला सैनिक थी। 18 साल की जानकी देवर को इस रेजिमेंट को लीड करने की जिम्मेदारी मिली, जिसमें 1500 ट्रेंड महिला सैनिक थी। बाद में 200 महिलाओं को नर्सिंग का काम सिखाकर चांद बीबी नर्सिंग कॉर्प्स बनाई गई। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने आजाद हिंद सरकार बनाई। इस सरकार में महिला मामलों की मंत्री थी डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन, जिन्हें बाद में कैप्टन लक्ष्मी सहगल के नाम से दुनिया ने जाना। लक्ष्मी सहगल उन दिनों सिंगापुर में अस्पताल चलाती थी। नेताजी ने डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन को कैप्टन लक्ष्मी बनाया। 23 अक्टूबर 1943 को कैप्टन लक्ष्मी की अगुवाई में रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। आजाद हिंद फौज की महिला टुकड़ी ने हर हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली थी। सभी महिलाएं वर्दी में रहती थीं, जिन्हें बाल छोटे रखने होते थे। आजाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट वॉर फ्रंट पर उतरने को तैयार थी। इसी बीच आईएनए ने अंग्रेजों के खिलाफ पहला अटैक शुरू किया। सिंगापुर से रंगून पहुंचकर आजाद हिंद फौज ने ब्रिटिश फौज को धुआं धुआं कर दिया।
लेकिन अंग्रेजों की फौज बड़ी थी, तैयारी पहले से थी। आजाद हिंद फौज इम्फाल पहुंच पाती उससे पहले ही ब्रिटिश फौज हावी हो गई। अंग्रेजों की रणनीति देख आजाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ा, जिसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट को खत्म करने का फैसला किया। मगर रेजिमेंट में शामिल सभी महिलाएं ऐसा नहीं चाहती थी। भारत की आजादी की जंग लड़ रही उन वीरांगनाओं ने अपने खून से चिट्ठी लिखकर नेताजी को रेजिमेंट बनाए रखने की गुजारिश तक की, लेकिन वक्त और हालात नाजुक थे। आजादी की जंग में आजाद हिंद फौज बैकफुट पर थी। पाँच 500 महिलाओं की फौज का वो दल जो एशिया में अपने आप में सबसे पहला विंग था। इस दल की कप्तान थी कैप्टन डॉक्टर लक्ष्मी सहगल। लक्ष्मी सहगल ने एक समय में अंग्रेजों के साथ आज़ादी के दिन भी देखे थे और लक्ष्मी सहगल कुल 98 बरस तक इस शौर्य गाथा की गवाह भी बनी रही। लेकिन 23 जुलाई 2012 को कैप्टन डॉक्टर लक्ष्मी सहगल कानपुर में सुबह हैलेट अस्पताल में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। जय हिंद! जय हिंद! जय हिंद! जय हिंद! जय हिंद! भारत के बंटवारे के सूत्रधार मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था कि अगर भारत के दोनों हाथ काट दिए जाएं तब भी वो जिंदा रह सकता है, लेकिन अगर उसका दिल निकाल लिया जाए तो उसका जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना के मुताबिक भारत के दो हाथ कश्मीर और जूनागढ़ थे, लेकिन भारत का दिल हैदराबाद था। मोहम्मद अली जिन्ना के उकसाने पर ही हैदराबाद के निजाम ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ा, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना का सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। 13 सितंबर 1948 को इंडियन फोर्स के 36,000 सैनिकों ने हैदराबाद में डेरा डाला। निजाम को सरेंडर करने का मौका दिया गया, लेकिन युद्ध की तैयारी करके बैठा निजाम और उसके अघोषित सेनापति कासिम रिजवी ने खून खराबा शुरू कर दिया। भारतीय फौज ने हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो शुरू किया। रजाकार और निजाम की फौज पस्त हो गई। हैदराबाद में भारतीय सेना की कार्रवाई 5 दिनों तक चली, जिसमें 1373 रजाकार मारे गए। हैदराबाद रियासत के 807 जवान भी मारे गए। भारतीय सेना के 66 जवान शहीद हुए, जबकि 96 घायल। 16 सितंबर 1948 को निजाम उस्मान अली खान ने हिंदुस्तान के आगे घुटने टेक दिए। हैदराबाद भारत का हिस्सा बना। पाकिस्तान के प्रपंच को पूरी दुनिया जान गई। हालांकि जिस आंदोलन के लिए इस कहानी को जानना जरूरी था, वो निजाम की सल्तनत में चलाया गया। इसे आर्य समाज के हैदराबाद सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। आजादी से पहले हैदराबाद रियासत में मुसलमान निजाम की हुकूमत थी, जबकि रियासत में आबादी 84% हिंदुओं की थी, जिन पर निजाम ने कई तरह के धार्मिक प्रतिबंध लगा रखे थे। हैदराबाद में वैदिक धर्म प्रचार की इजाजत नहीं थी। निजाम शाही के खिलाफ आर्य समाज ने दिसंबर 1938 में आंदोलन शुरू किया। देश भर से सत्याग्रहियों के जत्थे सत्याग्रह में शामिल होने हैदराबाद पहुंचे। महात्मा नारायण स्वामी जी के नेतृत्व में गुरुकुल के विद्यार्थियों ने रियासत में ओम के जाप के साथ जुलूस निकाला। आंदोलन को कुचलने के लिए निजाम ने सत्याग्रहियों पर बेहिसाब जुल्म ढाए। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी हुई। इतने लोग गिरफ्तार हुए कि आंदोलनकारियों से निजाम की जेल भर गई। हैदराबाद सत्याग्रह दिन ब दिन बड़ा होता गया। आखिरकार निजाम ने हार मान ली। 18वीं और 19वीं सदी में हुए पुनर्जागरण का देश में आजादी के आंदोलन को मजबूती देने में बड़ा रोल रहा। उस दौरान कई धर्म सुधार आंदोलन हुए। ऐसा ही एक धर्म सुधार आंदोलन 1920 से 1925 के बीच सिखों में हुआ। स्वाधीनता संग्राम के दौरान ऐसे कई संघर्ष हुए जिनकी वजह से सामाजिक चेतना पैदा हुई।
वो देश जो अलग अलग समुदायों के बीच बटा हुआ था, उसे एक करने वाले इस तरह के आंदोलनों की वजह से आजादी की लड़ाई और आसान हो गई। पंजाब में ऐसे कई धार्मिक आंदोलन हुए जो आगे चलकर स्वतंत्रता के संघर्ष बने। इनमें अकाली और बब्बर अकाली आंदोलन के नाम हैं। आजादी की लड़ाई में गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब का अहम किरदार है। सिख धर्म के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी महाराज के नाम पर बने इस पवित्र धाम को अंग्रेजी हुकूमत बर्दाश्त नहीं करती थी। साल 1914 में अंग्रेज हुकूमत ने गुरुद्वारा रकाबगंज की पक्की दीवार को ढहा दिया। अंग्रेजों को अंदाजा नहीं था कि उनके इस करतूत का नतीजा क्या निकलेगा। रकाबगंज गुरुद्वारे की दीवार ढहने के बाद देश भर के सिख अंग्रेजों से नफरत करने लगे। पंजाब में अंग्रेजों के खिलाफ शहीद जत्थे का गठन हो गया। दीवार की मरम्मत कराने के लिए अकालियों ने आंदोलन छेड़ दिया। सिखों के आक्रोश को देखकर अंग्रेजों ने रकाबगंज गुरुद्वारे की दीवार दोबारा दुरुस्त तो करवा दी, लेकिन अकाली अंग्रेजों के निशाने पर आ गए। अंग्रेजी सरकार ने कई गुरुद्वारों को विवादित संपत्ति घोषित कर कब्जे की कोशिशें शुरू कर दी। इसी बीच गांधी जी ने असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। सिख समुदाय ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। असहयोग आंदोलन के दौरान अकालियों के दृढ़ संकल्प और जुझारूपन ने गांधी जी को बहुत प्रभावित किया। अहिंसक आंदोलन के जरिए अकालियों ने अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर किया था। 16 जनवरी 1922 को असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार 196 अकालियों को अंग्रेजों ने रिहा किया था। सिखों का सुधार आंदोलन गुरुद्वारों के शुद्धिकरण और नियंत्रण से संबंधित था। इस कड़ी में 1920 के दशक में अकाली आंदोलन शुरू हुआ। यह जत्थों में होता था, जिसके अगुवा करतार सिंह झब्बर थे। इन्होंने हरमिंदर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर पर नियंत्रण किया। 28 जून 1920 को निर्वाचित शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को स्वर्ण मंदिर के संचालन का अधिकार मिला। इसके बाद गुरुद्वारा श्री तरन तारण साहिब भी अकालियों के नियंत्रण में आया। इस दौरान हिंसा भी हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए। इसके बाद करतार सिंह के नेतृत्व में जत्थों में गुरुद्वारा गुरु का बाग पर भी नियंत्रण किया गया। 1921 में अकालियों ने गुरु नानक देव जी के जन्म स्थान ननकाना साहिब की मुक्ति का अभियान चलाया। उस समय ननकाना साहिब के महंत के कामकाज के तरीके और रवैये से सिखों में भारी नाराजगी थी। महंत को अंग्रेजों का समर्थन था। 20 फरवरी 1921 को 100 सिखों का जत्था ननकाना साहिब पहुंचा। महंत के पश्तून गार्डों ने अहिंसक विरोध कर रहे सिखों पर गोली चलाई, जिसमें 130 लोगों की मौत हो गई। इसे ननकाना साहिब नरसंहार कहा जाता है। इसमें गुरुद्वारा की तरफ आने वालों को खदेड़कर मारा गया। मृतकों और घायलों को जिंदा जलाया गया ताकि सबूत नष्ट हो जाए। घटना के 2 दिन बाद महात्मा गांधी ननकाना साहिब आए। उन्होंने कहा कि महंत की क्रूरता ने जनरल डायर को भी पीछे छोड़ दिया है। इससे सिख गांधी जी के असहयोग आंदोलन की तरफ आकर्षित हुए। लेकिन आगे चलकर अकाली आंदोलन से निकलकर बब्बर अकाली आंदोलन चला। इसने सिखों के कत्लेआम की खिलाफत में हिंसा का रास्ता चुना। बब्बर अकाली में पूर्व ब्रिटिश सैनिक और गदर पार्टी के कई नेता शामिल हुए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।